अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर युसरा ख़ान। आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ ICI पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा इस खुसूसी सीरीज़ दिल की बात में, जहाँ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर हेल्थ एक्सपर्ट से। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से कि जिनका 24 साल का एक्सपीरियंस विद आगा खान हॉस्पिटल इस बात की निशानदही करता है कि डेफिनेटली ही बिलीव्स इन क्वालिटी मेडिकेशन एंड सर्विसेज। आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी हैं एंड सर्विस चीफ लाइन ऑफिसर फॉर हार्ट लंग एंड वेस्कुलर। मेरा साथ आज गुफ्तगू में दे रहे होंगे डॉक्टर आमिर हमीद खान साहब, और गुफ्तगू का मौजू रहेगा हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। आइए मुलाकात करते हैं हमारे आज के हेल्थ एक्सपर्ट से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर युसरा ख़ान। आप तमाम को खुश आमदेद कहती हूँ ICI पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा इस खुसूसी सीरीज़ दिल की बात में, जहाँ हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स से, जिनके एक्सपीरियंस से, जिनकी प्रैक्टिस से हमें बहुत कुछ सीखने, जानने, समझने का मौका मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीरीज़ दिल की बात में गुफ्तगू का मौजू हमेशा ही दिल की सेहत के हवाले से, वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको अपनाना ज़रूरी है, इस हवाले से रहता है। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर बेटर हार्ट हेल्थ। आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे आज के हेल्थ एक्सपर्ट से। नाजरीन, आज मेरा साथ इस गुफ्तगू में जो शख्सियत देने जा रहे हैं, आपका ताल्लुक़ उस इंस्टीट्यूट से है कि जिसका नाम सुनते ही, जिनका नाम जहन में आते ही हमें फ़ौरी तौर पर क्वालिटी और बेस्ट सर्विसेज की बात जो है जहन में आ जाती है, यानी आगा खान हॉस्पिटल। आपकी प्रैक्टिस तकरीबन 24 ईयर्स की, आपकी एसोसिएशन 24 ईयर्स की विद दिस इंस्टीट्यूट इस बात का इजहार भी करती है कि डेफिनेटली ही हिमसेल्फ ऑल्सो बिलीव्स अ लॉट इन एक्सपीरियंस, इन बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन क्वालिटी मेडिसिन। आप एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं और साथ साथ सर्विस लाइन चीफ हार्ट लंग एंड वेस्कुलर। मेरा साथ आज गुफ्तगू में देंगे हमारे आज के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आमिर हमीद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और डेफिनेटली सर, जैसे कि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक लोगों की आमद-ओ-रफ्त, लोगों का अपने घर से कंसल्टेंट्स तक जाना कुछ हद तक कम हो गया, और ये बेहतर भी है अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन ICI कोशिश कर रहा है कि घर बैठे उनको वो मालूमात दी जा सके, उन सवालात के जवाब दिए जा सके जो उनके जहन में आते हैं। सर, हर गाइडलाइन सबसे पहले कहती है कि अगर हेल्दी हार्ट की बात है, बीमारी कोई भी हो, सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। गुफ्तगू का आगाज सर यहीं से करते हैं। आई थिंक पेंडेमिक का पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफस्टाइल पर बहुत चेंज आया है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, बिकॉज हम लोग घर में होकर बंद होकर रह गए। जहाँ तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें एक्सरसाइज, डाइट आ जाती है, वो सिर्फ दिल ही की अमराज में उसका रोल नहीं है, बल्कि तमाम कोई भी डिजीज़ हो, किसी भी सिस्टम की डिजीज़ हो, उसके बीच में जितने आप एक्टिव होंगे और जितना आप अपना डाइट का ख्याल रखते हैं, उतना ही फ़ायदा होता है। सो लिहाजा ऑल गाइडलाइंस पहले स्टेप में डाइट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात। अच्छा सर, मुझे अपनी बचपन की कुछ यादें जो है वो ताज़ा हो रही हैं आपसे गुफ्तगू करके, कि जब भी कभी बीमार हुए या किसी को देखा, कोई डॉक्टर के पास गया, तो हमेशा जो वालदा या कोई भी साथ जो केयर टेकर होते थे वो पूछते थे क्या खाना है डॉक्टर साहब और क्या नहीं खाना। अब इस पर अमल किस हद तक होता है, ये डेफिनेटली आप बेहतर जानते होंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या ये जो पूछा जाता है इस पर अमल भी किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं खासतौर पे दिल के हवाले से बात करूँगा कि हम एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करते। हम समझते हैं कि डायबिटीज़ बुरी चीज़ है, ब्लड प्रेशर बुरी चीज़ है, वो हम बात मानते हैं। लेकिन मोटापा एक ऐसी चीज़ है, यानी कि वो वज़न जो आपके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए और चढ़ गया है, वो ऑन इट्स ओन रिस्क फैक्टर है। और बाकी तमाम चीज़ों को अगर आप निकाल दें तो ये जान लेने के लायक है, मतलब काबिल है। ये अपने तौर पे जो है, जिसे हम कहते हैं ज़िंदगी के लाइफ स्पैन को कम कर देते हैं, इसे मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। अगर आप एक मोटापा आपके एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए, कोई भी बच्चा मोटा पैदा नहीं होता। अगर आप देखें, तकरीबन 6, 7, 8, 9 पाउंड्स का जो रेंज है, उसमें तमाम बच्चे पैदा होते हैं। कोई ये नहीं है कि कोई 600 पाउंड का बच्चा पैदा हो गया। लेकिन एज दे ग्रो अलॉन्ग, तो उसमें फिर ये कि डाइट हम क्या दे रहे हैं उन्हें। और आप देखिए, कुछ हम चीज़ देखते हैं कि हम कहते हैं फैमिली में मोटापा है। फैमिली में मोटापा वाली जो डिजीजेस हैं बहुत रेयर है, पर हम देखते हैं हर दूसरी फैमिली में जहाँ मोटापा है, वहाँ बच्चा भी मोटा है, बाप भी मोटा है। तो वो इसलिए क्योंकि डाइट की वजह से, और जो एक्सरसाइज हम कर रहे होते हैं। स्कूल में बच्चे एक्सरसाइज करते हैं तो तकरीबन वो पतले रहते हैं, लेकिन फिर हम जिस तरह का डाइट ले रहे हैं, उससे मोटापा आना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक जो अगर आप मुझसे पूछें कि इन ऑल दीज इयर्स में किस चीज़ को कहूँगा, तो वो मोटापा है। और मोटापा जो है वो हम सब का है। मैं भी मुझे भी ये प्रॉब्लम है, हर तीसरे बंदे को ये प्रॉब्लम है, इसलिए कि हमें जो खुराक मिल रही है वो हमें प्रोन करती है कि हम वेट गेन करें।
अमेरिका में मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंगली, उन्होंने 1960s में जब ये CCU वगैरह बना, उन्हें पता चल गया रिस्क फैक्टर्स, उन्होंने अपना रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल किए, तो जो हार्ट डिजीज का इंसिडेंस है वो नीचे आना शुरू हो गया। और जो बहुत बड़ा सक्सेसफुल मॉडल था, रिसेंटली दे स्टार्ट रियलाइज कि वो फिर वापस ऊपर जाना शुरू हो गया, और उसकी वजह से क्योंकि एफ्लुएंस थी, पैसा था उन सोसाइटीज़ में, तो खुराक जो है उन्होंने दोबारा चेंज कर ली और वेट गेन शुरू हो गया। मोटापा, अमेरिका में मोटापा बहुत हद तक बढ़ना शुरू हो गया, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि दिल की जो अमराज है वो दोबारा इस चीज़ की वजह से बढ़ना शुरू हो गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाइट खास तौर पे। तो पुराने वक्तों में हमें कहा जाता था भूख रख के खाओ जी, और जो है ये नहीं होता था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे छोटे बच्चे को खिलाई जा रही होती थी, बड़े से शुरू होते थे। तो वो उसमें भी एक पूरे का पूरा एक लिहाज के साथ साथ एक साइंस भी थी, जो हमने काइंड ऑफ एफ्लुएंस के साथ, जब पैसा आ जाता है तो हम कहते हैं हम एक नहीं हम 4 बर्गर खा सकते हैं, जबकि एक बर्गर खाने से इंसान सस्टेन कर सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी बताया कि बहुत सारे लोग यही कहते हुए नज़र आते हैं कि ठीक है, अगर मेरा बर्गर्स का खाना, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, ये तमाम चीज़ें अगर मेरे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया हुआ है, सो मैं एक्सरसाइज को बढ़ा देता हूँ, मैं वॉकिंग की जो हैबिट है उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ, तो क्या डेफिनेटली इन तमाम बातों को हम भी इस पर यकीन रखते हैं कि ये कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, लेकिन क्या वाकई ये कंपनसेट कर देती हैं उन तमाम तर बैड इम्पैक्ट्स को जो इस डाइट के साथ बॉडी पर पड़ते हैं? एक बात तो ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो तकरीबन 15 मिनट के बाद, 15 मिनट से 30 मिनट तक अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि सांस इसमें इस्तेमाल होता है, दिल की धड़कन ऊपर जाती है, जैसे वॉक एक एग्जांपल है, उसमें कंटिन्यूअस एक्टिविटी करें तो आपकी फैट बर्न होना शुरू तो होती है, वजन में भी कम ना हो, बट इट इज स्टिल बेनिफिशियल। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो इनटेक है वो 10 हो और जो हम वॉक कर रहे हैं उसमें हम 1 निकाल रहे हो, तो वो जो 9 एक्स्ट्रा है वो फैट स्टोर्स में जाएगा, और वो फैट स्टोर जो हम खुराक के जरिए अंदर ले रहे होते हैं वो टांगों पे या बाजू या कंधों पर नहीं जाता, वो पेट के अंदर चर्बी जमा होती है, वो चर्बी जो है वो ब्लड को सीड करती है, और वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क फैक्टर है। सही। इसलिए हम आप यूँ समझ लीजिए कि हम अपने अकाउंट में बहुत पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, सही है सर। वैसे खुशी की बात लोगों के लिए होती है, लेकिन ये वो पैसा है कि जो आपको नुकसान देगा। ये वो पैसा है कि आप यूँ समझ लें कि जो आप पैसा डाल रहे हैं उस पर आप इनकम टैक्स भी देना, और आप नहीं दे रहे, ठीक है, तो उसको फिर छुपाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये तो पॉलिटिकल एक बात हो गई, लेकिन आई थिंक खुराक भी बिल्कुल इसी तरह से है कि वो अंदर आए, और देखिए फैट प्रोटेक्टिव होती है, चाहिए होती है। अगर आपका 0 फैट हो तो आप में बीमार होने की सलाहियत जो है, यानी कि आप बीमार हो तो आपके पास रिसोर्स नहीं होती है। सही। तो बॉडी के लिए फैट जरूरी है, बट अगर आप फैट को इतना ऊपर कर लें कि उसका वजन बढ़ जाए, वजन से जोड़ खराब होना शुरू हो जाए, शरियाने खराब हो जाए, फालिज हो जाए, दिल की का अर्जा हो जाए, गुर्दे बैठ जाए, तो जो मॉर्बिड ओबेसिटी है उसमें सब चीजें होती हैं। अच्छा सर, ये अभी आपने कहा फैट बड़ा जरूरी है, इसमें मुझे बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट याद आ रही है कि आजकल हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ चीज़ें अचानक ट्रेंड करने लगती हैं, और उस पर लोग जल्दी अमल भी करते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद उससे बहुत बेहतरीन फ़ायदा हो और जल्दी मिल जाए, जिनमें से एक चीज़ जो है वो डाइटिंग का करना है। यकीनन मुख्तलिफ तरीके की डाइट्स जो हैं वो मार्केट में बताई जा रही होती हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स अपने पेशेंट्स को बता रहे होते हैं, लेकिन मोर देन दैट कि हम किसी एक्सपर्ट को सुने, अक्सर जो है वो एक फ्रेंड दूसरे को, एक कुलीग दूसरे कुलीग को बताता है। जिन्हीं डाइट्स में से कुछ बातें या कुछ डाइट्स जो मुझे याद आती हैं उसमें कहा जाता है कि भाई नो कार्ब डाइट पे चले जाएं, कीटो पे चले जाएं, या और भी मुख्तलिफ चीज़ें। डू यू थिंक इट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल कि जो वेट रिडक्शन में हेल्प आउट कर सकें या हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जा सकें? अगर साइंटिफिकली आप देखें तो इंसान को हम मान लें कि जो साइंस कहती है कि इंसान इवॉल्व कर रहा है पिछले 200 मिलियन ईयर से, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी कि अनाज हो गया, ये पिछले 5 से 10,000 साल पहले तक आया है। तो कहाँ 200 मिलियन ईयर्स और कहाँ 10,000 साल, तो बॉडी अभी तक यूज्ड टू नहीं हुई है कार्ब्स को। सही। उससे पहले आप क्या खाते थे, और अब तो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, एंथ्रोपोलॉजिक डेटा है, लोगों ने 600,000 ईयर्स तक पहले तो लैंडस्लाइड आई, जो लोग खा रहे थे वो दब गए, उनका खाना तक प्रिजर्व्ड है। तो मीट्स खाते थे वो लोग, बेरीज, नट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, ये चीजें खाया करते थे, तो उसमें अनाज नहीं था। लेकिन अब हमारे यहाँ अनाज चूंकि बहुत इजीली अवेलेबल है तो उसकी बहुतात है, चावल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, ब्रेड भी खाएंगे, तो उसका जो लोड होता है उसको हम ग्लाइसीमिक लोड कहते हैं डाइट की ज़बान में। जो ग्लाइसीमिक लोड है इन खानों का बहुत ज़्यादा है, और ग्लाइसीमिक लोड क्या करता है, वो जिस्म में इंसुलिन एक हार्मोन है वो निकालता है, और इंसुलिन जो है फैट बनाता है। और आप यूँ समझ लें कि इंसुलिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्मोन है
कि पुराने वक्तों में जो केव मैन था वो शिकार करके खाना खाया करता था, तो उसको वो हफ्ते में 3 दफा खाता था अप्रॉक्सीमेटली, आपको बात बता, हम दिन में 3 दफा खाते हैं। बिल्कुल। और वो खाता था ये मीट क्योंकि प्रिजर्व नहीं कर सकता था, नट्स बेरीज उसको मिल जाती थी। तो इंसुलिन बॉडी ने डेवलप की लीन पीरियड्स के लिए, जैसे मोबाइल बैटरी है, मोबाइल फोन की बैटरी है, ये उस तरह से है। अच्छा। आप निकाल दें तो आपका मोबाइल फोन यहाँ से वहां तक नहीं जाएगा। बिल्कुल। और अगर मैं आपका इंसुलिन जो स्टोर है वो निकाल दूं तो यू विल नॉट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग। तो वो इंसुलिन है, हम उसको रोज अब्यूज करते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लेके। तो ये ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने किया, उन्होंने कहा कार्ब्स को हम रिलेटिवली अगर डाइट में से निकालते हैं, एक रिफाइंड कार्ब होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सब्जी कॉम्प्लेक्स है, खा सकते हैं। रिफाइंड छना हुआ जो होता है सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट्स में चावल आ जाते हैं, आटा जैसे हम खाते हैं वो आ जाता है, ये मैदा आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इंसुलिन निकालेंगे, इंसुलिन फैट बनाएगी। एंड नो मैटर आप कैलोरी कंट्रोल करके भी खाएं, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होंगे तो वजन आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन इस हवाले से करूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आपने इंसुलिन का भी जिक्र किया, मुझे फौरी तौर पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम और स्पेसिफिकली डायबिटीज़ जो है वो याद आ गई। ये कहा जाता है कि डायबिटीज़ और हार्ट हेल्थ का कनेक्शन है, जबकि डायबिटीज़ में तो जितना मुझे मालूम है वहाँ लबलबे के हवाले से बात हो रही होती है, और जहाँ हम हार्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ तमाम चीज़ें और एसोसिएशंस डिफरेंट है। बट स्टिल हम बार बार कहते हैं कि कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर्स में शामिल है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो हेल्दी हार्ट ना हो या हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस की तरफ पेशेंट चला जाए। सो व्हाट इज़ बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन दीज टू डिजीजेस? सो बेसिकली बहुत सी चीज़ें हम अभी तक दिल के बारे में भी नहीं समझ सके। मुझे लोग कहते हैं कि जी मैं तो सिगरेट पिछले 40 साल से पी रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, उनको कुछ नहीं होता। कोई सिगरेट नहीं पी रहे होते, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता है। इंसुलिन डायबिटीज़ भी इस तरह से, कुछ कहते हैं इंसुलिन बनती नहीं है, कुछ कहते हैं इंसुलिन बन तो जाती है लेकिन वो बॉडी रेजिस्ट करना शुरू कर देती है, एंड वेट गेन एंड फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। सो आई थिंक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हमारी एक्सेसेस का नतीजा है। कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ पैदा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, तमाम बच्चे होते हैं, देयर आर डाइटरी इश्यूज, और बहुत रेयर डिजीजेस जेनेटिक हैं जिनमें आप बहुत मोटे वैसी हो जाते हैं, चाहे खाएं या ना खाएं। लेकिन हम मेजॉरिटी लोगों की बात करें, मेजॉरिटी लोग जो है वो डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब, विद योर एक्सपीरियंस और विद ऑल दिस कम्युनिकेशन जो आज हम करने जा रहे हैं और करते रहे हैं, इससे बहुत कुछ मुझे भी और हमारे नाज़रीन को भी सीखने जानने का मौका मिला है। इन दी एंड आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर ऑल दोज पीपल जो इस वक्त देख रहे हैं, शायद वो ऑलरेडी हार्ट की किसी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं या अब तक वो हेल्दी लाइफस्टाइल ही गुजार रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि डाइट जो है या जो मोटापा है, जो कि कार्डियक रिस्क फैक्टर है, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है। ठीक, इसमें ये नहीं है कि आप खाना कंट्रोल आप कर लेंगे, ये चीज़ होगी, वो बिहेवियरल डिसऑर्डर है। यानी कि जहनी तौर पर हम खाना खाते हैं, थोड़ा मज़ीद खाना खाते हैं, तो उसके लिए हेल्प लेने की ज़रूरत होती है, जो लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। और डेली एक्सरसाइज, यानी कि आप किसी ना किसी की एक्टिविटी अपनी जाए, मैंने आपको बताया 15 मिनट के बाद फैट बर्न होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम 15 मिनट भी कर लें, फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाए, जो कि 3 घंटे तक रह सकता है, तो वो बहुत ही अच्छा है। और हम तो चले एक सफर तय कर चुके हैं, लेकिन वो जो बच्चे अभी पीछे आ रहे हैं, या वो स्कूल्स जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइज चीज़ें होती जा रही हैं, उसमें फिजिकल एक्टिविटी को रखना चाहिए। मतलब इट वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट इवन इन दिस पेंडेमिक का टाइम है। घर में आप साइकिल ले लें या ट्रेडमिल ले लें, या कुछ इस किस्म की एक्टिविटी हो जो डेली बड़े भी करें और बच्चे भी करें। सिर्फ अगर हम ये चीज़ें करें और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को देख के खाएं, आई थिंक अगले 10 से 20 साल में हम इस पर इम्पैक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसी के साथ आज की गुफ्तगू का सिलसिला यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले एक और प्रोग्राम के साथ, एक और हेल्थ एक्सपर्ट और आपके तमाम तरह एक्सपीरियंस के साथ एक घर तो फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।